पर्सन बनने वाले हैं। आलोक मेरी बात सुनिए, इनको बोलने देते हैं अभी। धन्यवाद। 5 करोड़ लोगों को क्या हो सकती है? आलोक जी, मौनी अमावस्या में अभी 3-4 दिन वक्त है। कोई बात नहीं, आज ही मौनी अमावस्या कर लेते हैं, बीजेपी को बोलने देते हैं। धन्यवाद साहब, मुझे तो मौका दिया, मैं तो सारी बात बता बोलिए साहब, बोलिए। धन्यवाद। मैं आज ये बताइए नवीन प्लीज, आलोक जी नहीं बोलिए, नवीन जी बोलिए ना। आपको 4 सपोर्टर मिल रहे हैं, बोलिए आप। आलोक जी मौनी अवस्था थोड़ी ना, 3 दिन बाद बोलेंगे, 3 दिन बाद मौनी अवस्था आएगी। आलोक जी, मेरे 130 करोड़ सपोर्टर। कोई नहीं, बोलिए सर। ठीक है, देखिए आज बोलने के लिए कांग्रेस के पास है नहीं। नवीन, कांग्रेस को बोलने दीजिए। आलोक जी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, कांग्रेस के पास हो ना हो। आलोक जी ठीक है। देखिए, मैं समझता हूं कि बार बार एक चीज को बार बार बोलने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा 2.5 से 5 लाख का फायदा होगा, जिन लोगों को फायदा होगा, लेकिन आज सरकारी नौकरी में 5 लाख से तनख्वाह, मुझे नहीं लगता एक एवरेज क्लर्क की भी तनख्वाह 5 लाख से नीचे है सालाना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिए। दूसरा, जहां तक किसानों की बात थी, ना आपने एमएसपी को किसी तरह से किसी कारण से एड्रेस किया है, ना आपने किसानों के तमाम जो जीएसटी के स्लैब्स थे उसमें कोई किसी तरह की घोषणा की है। किसानों का इनपुट कॉस्ट कहीं पर घट जाए उसमें कहीं पर नहीं है। पेट्रोल डीजल के बारे में कोई एक शब्द नहीं है। मुझे केवल ये बताइए, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कहीं पर आपने कोई चीज इस तरह की हो? केवल और केवल राजनीति को देखते हुए कि 2.5 से 5 कर दिया। आप 2.5 से 2.51 नहीं कर पाए थे 5 वर्षों में, 3 महीने रह गए। आप क्या करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे? जीएसटी का कलेक्शन आपका घट रहा है लगातार, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है आपका। बार बार आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो गई, इन्फ्लेशन नेगेटिव है। होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव जा रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब किसान अपनी लागत से कम में माल बेच रहा है बाजार में, और यहां पर कंज्यूमर मर रहा है। मुझे लगता है केवल एक कंज्यूमर बन नहीं रहा है, कंज्यूमर कुछ है। आलोक जी बात करिए, मैं चाहता हूं कि होलसेल इंडेक्स है वो कम है। अब मैं जब तक मुझे बताइए, आलोक जी अब सुन लीजिए, अब आप सुन। अरे मैं बताता हूँ, आलोक जी जवाब दे दीजिए, नवीन जवाब। जो कांग्रेस और यूपीए पूरी की पूरी 60 वर्षों में 3 लाख भी नहीं कर पाई, अगर एनडीए गवर्नमेंट ने 5 कर दिया तो पीड़ा होगी। और 5, अब सुन लीजिए साहब, 5 की जगह 1.5 लाख जमा करने का टोटल मिलाकर 9 लाख। अरे सुनिए आलोक जी, सुनिए जनता को। अरे भाई, अरे भाई, आप तो 30 साल में नहीं कर पाए, हम 3 महीने में कर रहे हैं। शांति रखकर सुनिए, 9 लाख रुपए तक का लोगों को फायदा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आप 9 लाख तक का क्या फायदा? इसलिए वो एग्जम्पशन पहले थी। अरे तो एग्जम्पशन क्या नहीं, 5 लाख रुपए डायरेक्ट फायदा, एलआईसी में क्या 1.5 लाख रुपए डिपोजिट का फायदा है, और उसके बाद 40,000 रुपए का जो एफडी का है वो फायदा। एफडी इसमें मत जोड़ो यार, एफडी कहाँ जोड़ रहे हो? 7 लाख का 9 लाख करो आप। 7 नवीन वो बातें करो जो लॉजिकल। अरे भाई, आप मुझे तो बोलने दो ना, गुमराह तो आप कर। सुनिए, नवीन को बोलने दीजिए, बोलिए ना, मुझे तो लेकिन झूठ मत बोलिए, ठीक है, असत्य वचन मत बोलिए। 5 लाख रुपए का डायरेक्ट फायदा है। हाँ बिल्कुल, 7 लाख तक 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट का फायदा है, 50,000 रुपए का उसका जो फिक्स डिपॉजिट का स्टैंडर्ड डिपॉजिट का फायदा है। टोटल मिला के 7 लाख रुपए का फायदा। मैं ठीक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 7 लाख का 2.5 लाख से 7 लाख आए, बड़ी बात है। दूसरी बात, कांग्रेस आज पेट्रोल डीजल की बात कर रही है। सभी भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार के कहने के बाद 2.5 रुपया प्रति लीटर सबने कम किया पेट्रोल डीजल पर। कांग्रेस और उसके साथियों ने आज तक कम नहीं किया, अभी नहीं किया, कहीं नहीं बढ़ा। और उसके बाद ये क्या, आज अभी भी महंगा हुआ है राज्यों में। अरे अभी भी आप झूठ बोल रहे, कमाल है। अब तो बोले, अरे भाई अब तो बोलने दो लोगों के। अरे आलोक जी, जब मैं बोल रहा था तब आपको पीड़ा हो रही थी, तब आपको पीड़ा हो रही थी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ 11% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। क्या सच्चाई है? देश की जनता 253% क्या आपने गेहूं के दाम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई भी नहीं बढ़ाई? मध्य प्रदेश में घटा दी कांग्रेस सरकार में आते। एमएसपी कौन क्या करता है? अरे सरकार जो स्टेट से मध्य प्रदेश सरकार कहां से घटा दी? कम कर दिया 200 झूठ मत बोलिए, आप मैं सही बोल रहा हूँ। एमएसपी क्या कौन करता? अरे एमएसपी के बाद मध्य प्रदेश सरकार का मिलता था गेहूं में 200 रुपए मिलता था। बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश सरकार में क्या मिलता था? नवीन कुमार तो बता दीजिए पर क्विंटल जो मिलता था, क्या मिलता? कितना था टोटल गेहूं का? टोटल मध्य प्रदेश में एमएसपी मूल्य 200 रुपए बताइए ना, 200 के बाद कितना था? कैसे देती थी ये बता दीजिए ना, कैसे इन्होंने कम किया ना? मुझे केवल ये बताइए मध्य प्रदेश का एमएसपी क्या देती थी, ये तो बता दीजिए पहले। 200 रुपए क्या देती थी? 200 रुपए फालतू क्या देती थी? सरकार राज्य कहां से देती थी? केंद्र क्यों देती थी? अरे वहां के 100 रुपए बोनस था
और वो सबसे पहले रमन सिंह सरकार ने 2014 में कैंसिल किया, मिला करके 200 नहीं कर दिया। मेरा यही कहना है, मेरा 100 रुपए बोनस वो भी आपने बंद कर दिया। मैं दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा। ये हमारा कैलकुलेशन आ रहा है अब स्क्रीन पर। सबसे पहले सचिन जी आप समझा दीजिए आप टैक्स पेयर्स को क्या कहेंगे, और उसके बाद आप समझा दीजिए कि आप टैक्स पेयर्स को क्या कहेंगे। सचिन जी ये कैलकुलेशन आ रहा है, उसको ही एक्सप्लेन कर दीजिए। 7 लाख की छूट कैसे मिलेगी, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी 7 लाख की छूट कैसे मिलेगी, इसमें 5 लाख तक तो सीधे सीधे एग्जम्पशन है। 1.5 लाख का जो हम डिपॉजिट करते हैं LIC में, PPF में या सेविंग्स में, और भी जो सेविंग्स हैं उसका, प्लस 50,000 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो ये कुल मिला के 7 लाख की अगर किसी की इनकम है सैलरीड एम्प्लॉय की, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 1.5 लाख तो आपको इन्वेस्ट करने पड़े जी, तो 1.5 लाख में आप क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी बता दीजिए। इसमें LIC है, PPF है, और जो हाउसिंग लोन का हम रिपेमेंट करते हैं उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है। तो ये मेजर कंपोनेंट होते हैं इसके, जो कि हम इसमें ATC में कवर करते हैं। और 50,000 का स्पेशल डिडक्शन क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि जी ये सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलेगा स्ट्रेट अवे। जितनी भी जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनको 50,000 की सीधी सीधी छूट मिलती है सैलरी के अंदर। आप बताइए सर। हाउसिंग लोन पे भी 2 से 3 किया, 1% उसमें 5 लाख रुपए विनोद जी डायरेक्ट एग्जम्पशन सबके लिए। 1.5 लाख रुपए ATC का एग्जम्पशन है जो प्रोविडेंट फंड के लिए आपको मिलता है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस आप इसको पे करते हैं। इसके बाद 50,000 रुपए एक सैलरीड क्लास को 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले से मिलता था, वो उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया है। उसके अलावा जेटली जी ने किया था 40 भी, पहले 40 था, 50 कर दिया उसको। 5 डेट और ये 7 लाख बन गया आपका। इसके अलावा 2 लाख रुपए अगर आप हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ तो उसका इंटरेस्ट का भी मिलता है, जो यहां पे अभी 7 के अलावा हो जाता है 9 लाख रुपए। और एक 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम में भी था, NPS में, ATDD पोस्टमैन, ATCCD, वो भी अलग से है एक, वो भी मिलता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर कोई ज्यादा सैलरी वाला है तो उसको 9.5 लाख रुपए तक, जिसमें से वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है अपने और 2 लाख हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट देता है, तो उसको उसके ऊपर भी रिबेट मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी की छूट मिलती है। तो अब सिनेरियो क्या होगा, मतलब अगर मैं 7 लाख तक कमा रहा हूं तो मुझे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है? आप अगर 7 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको उसमें से 1.5 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड में डालने होंगे। प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस इसमें डालने होंगे, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख रुपए तक। 7 लाख रुपए तक। और आपने जो 2 लाख एक्स्ट्रा बताया वो क्या? 2 लाख एक्स्ट्रा ये कि अगर हर एक किसी ने घर ब्याज पे लिया हुआ है, घर के लिए लोन लिया हुआ है, उस पे जो वो ब्याज पे करता है, तो उसका 2 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो भी अलग से उसको छूट मिलती है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का ब्याज देने पे। तो पहले से भी है। ये पहले से 9.5 लाख कैसे होता है ये बताइए? 9.5 लाख कैसे होता है? 9.5 लाख कैसे बनता है? 7 लाख रुपए तक ये हुआ और 2 लाख रुपए हाउसिंग लोन का ब्याज हो गया। 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम, ये पहले से आलोक जी, इसमें नया नहीं है, लेकिन टोटल सिर्फ टोटल कर रहे हैं उसको हम सिर्फ टोटल टोटल किया है। 2% से 3% के हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट में जो उसको बेनिफिट मिला है वो अलग से है। हाँ। तो 7 लाख ये, 2 लाख का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, 50,000 का नेशनल पेंशन स्कीम का अलग से है, तो 9.5 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं देना। 9.5 लाख में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फरहान पेटीवाला जी हमारे साथ है अखंड ड्यूटी से। फरहान जी, आप इस बजट पे आपकी पहली रिएक्शन क्या है, आप बताइए। तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पीयूष गोयल ने कैसा बजट पेश किया आपके हिसाब से? मुझे लगता है दीपक जी, ये बजट, जैसे मैंने आज प्री बजट सेशन में भी कहा था, दिस बजट इज एन इंटरिम बजट, और कोशिश यही की गई है कि मिडिल क्लास को वो किया जाए, बिकॉज इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बजट लाया गया है। मुझे जहां तक इसमें स्पेसिफिक लगा, खासकर सिंस आई एम फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर एंड पार्ट ऑफ द अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, विच इज the largest hospital in Eastern India in the eye sector, हमें लगता है कि आयुष्मान भारत को लेके कोई ज्यादा स्पेसिफिक बात नहीं कही गई बजट में, क्योंकि ये जरूर कहा गया कि 10 लाख लोगों को इसका बेनिफिट हो चुका है और 3,000 करोड़ सेव हुए, बट वो तो पास्ट है। फ्यूचर में क्या होगा, कितना प्रोविजन किया जाएगा, इस बारे में कुछ क्लैरिटी मुझे बजट में सुनाई नहीं दी। जन औषधि में भी मुझे कोई ज्यादा क्लैरिटी इसमें दिखाई नहीं दी। ये जरूर है कि ये इंटरिम बजट है, रहे बच्चे कॉलेज से निकलते, बिकॉज आई हैव स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन द एजुकेशन सेक्टर। मैं जानता हूँ नए बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, 5, 6, 7 लाख उनकी सैलरी होती है। अगर उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया तो क्लियरली एक उनके मन में गवर्नमेंट के प्रति ये होगा कि हमें
गवर्नमेंट ने कुछ करके दिया। ठीक बात है। आलोक जी यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। मुझे ये बताइए, यूबीआई जिसकी बड़ी चर्चा थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसको 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण से उठाकर राहुल गांधी जी ने घोषणा कर दी कि हम यूबीआई देंगे, क्या आप उस वादे पर अभी भी कायम हैं? और सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं किया, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो घी के लड्डू बांटने चाहिए इस वक्त। देखिए दीपक जी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात जो राहुल गांधी जी ने की है, हम उसके ऊपर पूरी तरह से खड़े हैं। 2019 में हमारी सरकार आएगी, हम उसको देंगे। लेकिन आज के बजट में क्या दिया गया है, इस पर दो बिंदुओं पर मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि बाजीगरी है। बजट 1 साल का होता है, कोई 5 साल की बात कर दी, कोई 10 साल की बात कर दी, कोई 20 साल की बात कर दी, उसका कोई औचित्य नहीं है। बजट के अंदर दो चीजें खास तौर पर हैं कि 2022 तक आप सबको घर दे देंगे। पिछले 4 साल का जो इतिहास है आपका, वो केवल इतना है कि 1.56% आपने अचीव किया है उसका। अगर इसी स्पीड से 2022 तक चलते हैं तो 500 साल लगेंगे 5 करोड़ मकान बनाने के। इनका जो 4 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप कुछ भी घोषणाएं करके चलेंगे ये बजट में, लोगों को दिए मुझे नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान में 21 करोड़ केवल परिवार हैं, लोगों को 1,53,00,000। नवीन कुमार जी, मैं फिर कह रहा हूं ये आंकड़े पूरी तरह से। दीपक जी मैं इसका उत्तर देता हूं आपको, इसका मैं उत्तर देता हूं। हिंदुस्तान में 21 करोड़ परिवार हैं। क्या 1.5 करोड़ परिवारों को मकान पिछले 2 साल में मिल गए? 3 साल में कर दिया? कैसे संभव है? अरे आपने ये बिल्कुल फेक आंकड़ा है। 10 साल में जिस तरह से मुद्रा लोन के ऊपर कहा गया कि 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया, आपने किसानों भटकाइए मत विषय, हमसे कह रहे हैं, विषय को मत भटकाइए। मैं बार-बार आपसे नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं भटक। गरीब बेटा को नारा लाए, 15 गरीब, मैं गरीबी पर बात करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया, वो उनको कोई सुन पाएगा ना। जो सवाल पूछा गया उस पर रहते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और आज के भाषण में 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। हिंदुस्तान में 21 करोड़ परिवार हैं। क्या हर तीसरे परिवार को आपने लोन दे दिया है? क्या संभावना है? इस हॉल के अंदर 20 लोग हैं, क्या किसी के जानकार को भी मुद्रा लोन मिला है? मैं समझता हूं झूठ का पुलिंदा फटने लगा है। आज जिस तरह की घोषणाएं की गई, एक श्रमदान के ऊपर आज घोषणा की गई है, 100 रुपए का हिसाब है, 55 रुपए वो कैंडिडेट अपने देगा और 50 रुपए सरकार देगी। उसके हिसाब से कहा गया कि 10 करोड़ लोगों को फायदा। चलिए एक काम, 6,000 करोड़ से जवाब ले लेते हैं। बजट में रखा है 500 करोड़। पॉइंट चलते हैं। नवीन मुद्रा योजना पे मुझे बता, 15 करोड़ लोगों की लिस्ट कहाँ है मुझे बता दीजिए भाई। बिल्कुल मिला, कौन से बैंक ने दिए जरा बता दीजिए। अरे भैया सुन तो, 1,40,000 बैंक। अरे अंतिम तो कांग्रेस का हो गया। मेरी बात तो सुन लो भाई। मेरा कहना यह है कि बैंक सरकार ने लोन काउंटर लगा करके कैश में नहीं बांटा, सरकार ने खातों में, डिजिटल खातों के लिए बैंकों ने लोन दिया, सरकार ने दिया लोन। अरे भाई बैंकों ने दिया, बैंकों ने मुद्रा लोन सरकार ने दिया, बैंकों ने दिया। सरकार क्या चलाती है? सेना कर रही है, सेना पर आतंकवादियों को छापाया तो आप कहते हैं सरकार ने दिया। आप कहते हैं बैंकों ने लोन दिया तो सरकार ने नहीं दिया। आपको इनकम टैक्स में हमने छूट दे दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है, सरकार ने नहीं दी। अरे भाई आप कर रहे हो, देश का पैसा लूट ले जाओ और हम लेकर गए तो कानून बनाया बेनामी संपत्ति का, विदेशों में आपके रिश्तेदारों की संपत्ति जब्त करके वापस ला रहे हैं, तो आप कह रहे हो आपने क्या किया? ईडी उसने किया, आपने नहीं किया। से बात नहीं होती है। आलोक जी से बात नहीं होती। प्लीज मेरी बात सुनिए। नवीन, हमने मुद्रा योजना की बात की थी कि 15 करोड़ लोगों को लोन मिल गया। उनका कहना है कि क्या देश के हर तीसरे परिवार को लोन मिल गया है? क्या इस कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, इनके ही शब्दों को दोहरा रहा हूँ। एक जानकार को मिला है मुद्रा का लोन? मेरे 1,40,000 में। अरे भाई आप थोड़ी गरीब हो, कांग्रेस में तो 84 भी करोड़पति होता है। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सीधा सवाल आपसे मुद्रा लोन दो। मैं वही कह रहा हूं। आप बोलिए ना, आप कहीं जा रहे हैं, लंदन, जापान, चीन जा रहे हैं। यही जा रहे हैं। नहीं आप आलोक जी भटक गए क्योंकि आप मुद्रा पर सुन के बोखलाट हो गए। आगे से क्या होगा? अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं तो बड़े सिंपल से बैठा हूं। मेरा कहना यह है कि मुद्रा लोन से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो लोन मिला है, बैंक कहाँ है मिला है? अरे आपको किस किस लिस्ट देंगे? बैंक का अरे छोड़ो ना भाई, जो सरकार डाटा देती है ये कहते हैं फर्जी है। राहुल गांधी अपनी पर्ची निकाल के लाते हैं, वो कहते हैं सही है। अरे भाई आपको कभी आज तक आपने कभी कुछ किया? कुछ किया नहीं, लोगों को किया तभी फायदा हुआ ना। आज देखिए अब ये कहते हैं 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन दिए। ये कहते हैं लिस्ट लेकर के आइए।
क्या कर आपको लिस्ट हमने जो कनेक्शन दिए हैं दुनिया के सामने, दुनिया को बस पहुंचे ना। आपके 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, आपको लिस्ट लेकर के आइए। अरे जाकर के देखिए यार, कभी कभी तो आंखें भी खोल लेनी चाहिए, कब तक आप बंद रखोगे सामने। तीसरा, आप कहें कि साहब आपने जो है आयुष्मान योजना से देश के अंदर जो है 5 लाख रुपए का बीमा देने का काम किया, 10 लाख लोगों ने इलाज भी करा लिया। आपको 10 लाख लोगों की लिस्ट लेकर के आइए, अभी आप जाकर के देखते ना भैया, पता चलता। आप बताइए कि आपने जन औषधि की योजना सरकार ने कहा ना, कांग्रेस और उसके शासित राज्यों ने अपने राज्यों में लागू नहीं करी अभी तक, और सवाल पूछते हैं हमसे। अगर आपको जनता की फिक्र होती, आप प्रधानमंत्री ने कोई नाम रखा है क्या योजना के आगे? प्रधानमंत्री आज कोई भी हो, आगे भी कोई हो, योजना का नाम प्रधानमंत्री है। आप उसको लागू करके क्यों नहीं लोगों को फायदा पहुंचाते हो? आपकी जिम्मेदारी अपने राज्यों में आप लेके लोगों को फायदा पहुंचाया होता तो समस्या नहीं होती। आपने क्यों नहीं पहुंचाया फायदा? आलोक जी जवाब, मुझे भी टैक्स के लिए हिंदुस्तान में 1,40,000 के करीब बैंक की ब्रांचेस हैं। मुद्रा लोन केवल 65,000 के करीब ब्रांचेस थी जो ऑथोराइज थी। एक ब्रांच के पास अगर 15 के आप मानते हैं 15 करोड़ लोगों को दिया गया तो लगभग फर्जी डाटा मतलब लगभग 350 मुद्रा लोन एक बैंक से होने चाहिए। मैंने 4 RTI लगाई कि कोई एक बैंक ऐसा बता दीजिए जिसमें 300 के करीब मुद्रा लोन दिए गए हो। 300 है उससे ज्यादा एक भी नहीं है बैंक। और लोग इंडिया न्यूज वाले दर्शक इसको समझेंगे। देश की 2 एंगल है वो तो फिर आप बोलेंगे। मैं कह रहा हूं 2 एंगल से मैंने समझाया, बैंक की ब्रांचेस के एंगल से। परिवार हिंदुस्तान में 21 करोड़ है, आप कह रहे हैं 15 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए, तो भाई वो कहां चले गए अभी तक समझ नहीं आया। दूसरा, इन्होंने अभी कहा कि एक मिनट, पिछली बार आंकड़ा आया था कि हर गांव में एक तालाब बन गया है। तालाब की कॉस्टिंग आई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सारा बजट लगा दे तो 125 रुपए। इनके आंकड़े ऐसे होते हैं। 8 करोड़ इन्होंने कहा। इन्होंने कहा 8 करोड़ और लागत 9 करोड़ टॉयलेट अगर बन गए और एक टॉयलेट के लिए केंद्र सरकार 13,000 रुपए दे रही है तो पूरा बजट कैलकुलेट कर लीजिए। रूरल डेवलपमेंट का पूरा बजट झूठ बोलने का काम है। भाई 15 करोड़ की लिस्ट, भाई अगर आप क्या देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ, अच्छा 15 करोड़ लोगों की लिस्ट दिखा दे। आप 1500 लोगों की लिस्ट दे, 1500 लोगों की लिस्ट है तो जो कांग्रेस के लोग करोड़पति बनकर चपरासी भी दे सकते हो क्या? प्लीज, इसमें अभी फाइनेंस एक्ट जो हमने पढ़ा है, अभी देखा है हमने, इसमें एक छोटा सा चेंज है कि इन्होंने स्लैब रेट चेंज नहीं किए, केवल एक सेक्शन 87A उसमें अमेंडमेंट की है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर इनकम 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए कोई चेंज नहीं है इनकम टैक्स में। तो उसको 12,500 रुपए की छूट, जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उसको नहीं मिलेगी। सिर्फ 5 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, तो मतलब इसको हम ठीक कराएं। हाँ, ठीक कराइए। ये इधर से नहीं, इधर से कान पकड़े। ये आ गया है। फाइनेंस एक्ट के मुताबिक ब्रेकिंग न्यूज है, मैं वैभव का ध्यान इस पर खींचना चाहूंगा, एक बार फिर से समझाइए जी। विरोध जी 5, 6.5 प्रश्न जोड़ देता हूं, मतलब नेक्स्ट स्लैब को कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट स्लैब को फायदा नहीं। विरोध जी नहीं, गजब है। इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि ये जो रिबेट दी गई है, टैक्स स्लैब चेंज नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ बदला गया है सेक्शन 87A को, जिसके अंदर पहले भी 2500 की छूट मिलती थी, उस 2500 की छूट को बढ़ा करके I think it's a fantastic budget. It benefits extremely large number. प्लीज रोकिएगा पार्लियामेंट के रिएक्शन को, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन हम देना चाहते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स का बदलाव है उसमें बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आ रहा है, इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम दर्शकों को भी बताते हैं। विनोद जी बताइए क्या है। 5 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है, टोटल इनकम 5 लाख रुपए की है, उनको टैक्स नहीं लगेगा, उनकी इनकम 0 है। लेकिन अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है तो उसका टैक्स, उसको 12,500 रुपए का रिबेट नहीं मिलता है, वो उस स्लैब से बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बजट में जिसकी इनकम छोटा जो टैक्स पेयर है 5 लाख रुपए तक का, उसका टैक्स 0 हो गया है। लेकिन मैं अगर 5.5 लाख कमाता हूं तो मुझे पुराने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 1.5 का जमा भी है, आप उसको कैसे छोड़ेंगे? तो 1.5 पहले भी था। समझ लो, मैं फिर क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। सचिन जी बताइए। इसमें थोड़ा सा फर्क है ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा हो सकती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम जिसकी 5 लाख तक है, हमें जो पहले बात की थी 9 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसमें जो छूट मिलती है वो घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्सेबल इनकम 5 लाख
या उस 5 लाख से कम है तो उसको पूरी छूट है। 5 लाख से ऊपर जैसे ही टैक्सेबल इनकम जाएगी तो आपको जो छूट का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन है। 5% 9 से कम जिसकी भी उसको फायदा है ना सीधा। नहीं, किसको नहीं फायदा है? वैसे फायदा नहीं है। अगर आपकी 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। नहीं दीपक भाई, ये देखो इसमें कंफ्यूजन है। वो टैक्सेबल नवीन जी, ना मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ ना आप टैक्स एक्सपर्ट। लेकिन टैक्सेबल उनकी बात मानी चाहिए ना। टैक्सेबल 5 लाख बता रहे हैं ना। टैक्सेबल वही मैं कह रहा हूँ, तो ग्रॉस बाकी निकालोगे। आप भी 9 लाख वाली जो बात है वो ठीक कह रहे हो। 9 लाख वाली बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छूट निकालने के बाद जिस इनकम पे टैक्स लगता है, अगर वो 5 लाख या उससे कम आती है तो उसको पूरी छूट है। लेकिन अगर वो इनकम ज्यादा आती है, 5 लाख से ज्यादा आती है टैक्सेबल इनकम, तो छूट नहीं। अगर 9 लाख, नवीन जी एक समझ लीजिए, इसका मतलब सवाल पूछिए, जिसकी इनकम सिर्फ 9 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए इनकम, 1.5 लाख रुपए उसने रिबेट भी ले लिया, 50,000 एनपीएस पे भी डाल दिया नेशनल पेंशन स्कीम में, 2 लाख का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी ले लिया, उसको जिसकी सिर्फ 9 लाख तक है वहां तक टैक्स 0 है। जैसे ही लेकिन वो 9 लाख 1 रुपए होगी, 9 लाख 1 रुपए होगी, उसको 5% टैक्स एज इट इज देना पड़ेगा। सर, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूं। मान लीजिए किसी की 6 लाख इनकम है तो 5 लाख टैक्स वाले में कवर कैसे होगा? वो डिपॉजिट कर 6 लाख इनकम है तो 1.5 लाख अपना जमा कर देगा। वो अलग चीज है, वो 5 लाख में छूट है। पहले भी 2.5 के प्लस छूट थी ना सर? हाँ, अभी भी वैसे है सर। तो मैं समझता हूं कि 5 लाख तक जिनका है उनको एलआईसी का बेनिफिट मिलेगा। अगर 5 लाख 1 रुपया भी किसी की इनकम है तो उसको एलआईसी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। टैक्सेबल की बात, आप ग्रॉस की बात कर रहे हैं, आप ग्रॉस की बात झूठ तो फैलाना, ऐसा करें के बाद बचना चाहिए। मैंने कहा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन। 1.5 देने के घटाने के बाद अगर 5 बचता है तो हम उसकी बात करें। तो वो तो बात तो सही, तो इसका मतलब 1.5 मिलेगा, 1.5 भी मिलेगा, 50,000 एनपीएस भी मिलेगा, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी क्योंकि पहले मिल जाता है तो वो भी पहले ही मिल जाएगा। तो 1.5 पहले भी था, 1.5 अलग पहले आगे बढ़ाते हैं। मनीष भाई हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर है, अब मेरे ख्याल से ये बात क्लेरिफाई हो गई है। मनीष भाई हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। मनीष जी, आपको क्या लगता है इस बजट से आपको कितने पॉइंट ऐसे लगे जिसको इलेक्शन स्पीच में जाकर आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेनर बोलेंगे कि हमने इस बजट में ये कर दिया? देखिए, एक तो बात ये की जानी चाहिए, ये टैक्स की बात तो होगी और इसको अगर दरकिनार करके अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है दीपक भाई सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो पीयूष गोयल की स्पीच में था, उनके भाषण में था, वो था 1 रैंक 1 पेंशन, कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन पे जो बात कही थी 35,000 करोड़ रुपया हमने दिया। हमने वो 35,000 करोड़ से जवानों को लेकर जो जय जवान जय किसान की बात होती है उस पर हमने पूरा गौर करते हुए वो काम उनके लिए किया। फिर बात आगे बढ़ते हैं कृषि को लेकर जो तमाम बातें कही गई और इसके बाद जो डिजिटल विलेजेस, स्मार्ट सिटी, ये सारी बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी बातों पे जोर देते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनावी बजट के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। अंतरिम वित्त मंत्री का अंतरिम बजट जिसका सीधा चुनावी वादों से लेना देना है और उसी के मद्देनजर ये बजट तैयार कर आज पेश किया गया। आलोक जी, यहां पर मैं फिर आता हूं यूबीआई पे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो अब चलेगा। अब आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको आप खेल के तुरप का इक्का कह सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर विश्व स्तर पर चर्चाएं होती रही हैं और जो पिछले साल का भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें पूरा एक चैप्टर था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कई बार उसके ऊपर चर्चाएं की हैं, चर्चाएं चल रही हैं। हमारी सरकार आएगी तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम लागू करेंगे। लेकिन मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं कि पिछले 1 साल का इनका इतिहास क्या रहा है कि आज घोषणाएं जो बार बार हुई हैं। आयुष्मान भारत में 3,000 करोड़ रखा था, खर्चा केवल 2,400 करोड़ रुपए हुआ है। 5 लाख क्लेम्स आए थे, 8 राज्य अभी भी आयुष्मान राज्य में एक मिनट सर, आयुष्मान भारत में 8 राज्य अभी भी वहां पर इन्वॉल्व नहीं हुए। जनधन के राज्य क्यों नहीं हुए? जनधन योजना का कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि उसके अंदर लगभग 35% अकाउंट आज इनएक्टिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में मात्र 7.06 लाख लोगों को रोजगार मिला है। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का आंसर है। उज्ज्वला योजना, अच्छा, जिनकी बार बार एक मिनट पिछला 1 साल जो पिछला 1 साल का इतिहास है इन लोगों का वो ऐसा है जिसके ऊपर जो आज घोषणाएं कर रहे हैं उनके पिछलों पर भी पूरी तरह से सवालिया निशान लगे। सही है गलत? नहीं, स्कीम तो सारी तमाम 23 स्कीमें ऐसी थी जिनका केवल नाम बदल दिया। स्कीम कोई खराब नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर 0 है ये लोग कहीं पर भी। ठीक है, स्मार्ट सिटी के आगे बढ़ेंगे। अब सब एक साथ मत बोलिए, अब आगे के लिए भी पॉइंट रखिए। स्कीम बहुत अच्छी है,
वो 8 राज्य इन्वॉल्व नहीं, वो 8 राज्य वो हैं जिसमें कांग्रेस और उनके साथियों की सरकारें हैं। मुझे बताइए कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी उस राज्य के गरीब लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की? क्यों नहीं पहुंचाई आपने उस सुविधाएं? आपने उस सुविधाओं को पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया, लागू क्यों नहीं किया अभी तक? केजरीवाल सहित उसने भी लागू नहीं किया। अगर वो पहुंचाते, सुविधा देते, आप घर घर में पहुंचाते और कहते आपकी देखो बेशक प्रधानमंत्री की हमने पहुंचे, आप आदर्श राज्य बनकर के दिखाते, आपने किसी राज्य में नहीं किया और यहाँ आकर के सरकार को कोसते हो। यही काम है बस। मैं उत्तर दूं, उन राज्यों में अगर पहले से कोई अच्छी योजना चल रही है जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़, तो फिर आप ये कह रहे हो फायदा क्यों नहीं पहुंचा? 1 मिनट, छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले मना किया। उस समय पर जिस समय पर आयुष्मान भारत योजना लागू हुई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, हमारी नहीं थी। अब मुद्दे पर आते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात आज कहीं नहीं है, लेकिन मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, 16,000। आलोक जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा, आप अगले पॉइंट पर बढ़े। मुझे हेडलाइन लेनी है, हेडलाइन के बाद हम इस बहस को जारी रखेंगे। हमारे पास बहुत वक्त है और अब तो चुनाव तक का वक्त है। नवीन, आलोक जी और आप भिड़ते रहेंगे, नवीन जी भी भिड़ेंगे, आलोक जी भी भिड़ेंगे, वो कवर करना छोड़ गए। देखिए दीपक भाई, पहले वाले बजट तो 10 जनपद में बना करते थे, ये बजट सरकार में बनते हैं, सरकार को तय करना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो सरकार ने बजट बनाया वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, सभी के लिए बड़ा सोच करके बनाया और वो ये सोच करके बनाया कि सीधा सबको फायदा कैसे मिले, देश को आगे लेके जाना है, विश्व गुरु बना करके जाना है। मैंने यूपीआई की बात पूछी आपसे, क्यों कहानी सुना रहे हो? क्यों कहानी सुना रहे हो? यूपीआई में आपको क्या दिक्कत है? भैया मेरी बातें, इनको तो पेशेंस ही नहीं है। जैसे मुझे भी पेशेंस नहीं है, क्योंकि मैं दीपक भाई एक और चीज इस बजट की खास बात जो मुझे दिखाई दी कि फिल्म का उल्लेख हुआ और फिल्म के उल्लेख के साथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी भारी वन विंडो सिस्टम और ये सारी चीजें, वन विंडो सिस्टम, चुनाव में फिल्मी प्रचार, लोग आएंगे, बिल्कुल सारी चीजें, हर वर्ग यूपीआई में आपको क्या गलती लगी मुझे बताइए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आपको क्या गलती लगी बताइए। मेरी बात आप क्यों नहीं लागू करना चाहते? गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए। अरे गरीबों के लिए तो हम काम कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हैं। अरे छोड़ो, आप गरीबी बढ़ाने वाले लोग गरीबों की बात नहीं करते। बताइए ना, क्यों कोई अधिकार नहीं है जो गरीबी बढ़ाओ को नारा, गरीबी हटाओ को नारा लेकर बढ़ा के। नवीन भाई, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को क्या कारण है कि मेरिट आपने उसकी देखी और उसको छोड़ दिया, जबकि आपका ही इकोनॉमिक सर्वे उसका उल्लेख कर चुका था। मैं कह रहा हूं एक चैप्टर पिछली बार था, लेकिन इस बार गायब हो। अरे हो आलोक की बड़ी पीड़ा, गरीबों के लिए काम करते हैं हम। आप बताइए ना, क्यों नहीं लाए? गरीबों की योजना थी वो कि हमने ये पहली बात तो अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट है ना साहब, फुल बजट भी आएगा, आगे भी काम करना। सरकार तो आ ही रही है, तो इसलिए आ रही है क्योंकि गरीबों के लिए 130 करोड़ लोगों के लिए तो यही काम कर रही है ना। कुछ लोग बेरोजगार हो गए, उसको नौकरी हम भी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकते। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ यूबीआई क्या है? यूबीआई, अच्छा ये बता दीजिए यूबीआई है क्या? बाकी अच्छा देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, बेशक आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर लें और चाहे आप बात कर लें गरीबों को, उनको रोजगार देने की, उनको स्वावलंबी दे दिया रोजगार। अरे मैं वही बता रहा हूँ सर, रोजगार दे दिया। जब मुद्रा लोन से हमने आज सुबह ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जब विवेक देबरॉय को क्लियर करना पड़ा, जब आंकड़े नहीं है हमारे पास, स्वावलंबी बनाया तो कांग्रेस को पीड़ा हो गई। आज ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को क्लैरिफाई करना पड़ा। अरे साहब, हमारे पास कोई आप तो आज तक क्लैरिफाई नहीं कर पाए ना। यही पीयूष गोयल थे, आप तो क्लैरिफाई नहीं कर पाए, हटाओ का नारा लेकर के आए, 34 करोड़ और लोगों को गरीब बना के चले। कहता भाई, उसके बाद आप ऐसी बात करेंगे। 14 करोड़ लोग आप क्या करके कर्जे माफ करेंगे? आपका इकोनॉमिक सर्वे बोलता, हमारा नहीं। आपने कहा कि हम आए। चले 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरीम बजट है, ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। और हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक बजट इसे मैं मानता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। हम तो पूरे 5 साल तक गरीबों के और पिछड़े वर्ग के हित के लिए करते रहे हैं, हर वर्ग को देखने का काम किया है। वो केवल हमको जुमलेबाज कहा करते थे, अब उनकी जुमलेबाजी का पता चलेगा कि हम वास्तविक धरातल पर रहते हैं, जुमलेबाजी विपक्ष करता है। सर ये सर्जिकल स्ट्राइक है?
पूरी तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक है। सर तो देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात हो गई। आप लोग आलोक जी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। सवाल ही करते हैं। सबूत मांगना बिल्कुल गलत था, मैं ऑफिशियली आपके चैनल पे कहता हूं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बार हुई। आलोक भाई आदमी बहुत बढ़िया है, इतने बढ़िया आदमी थे, वो कभी कभी सच बोलते हैं। नहीं आलोक भाई सच सुनो, आप जब अच्छी बात करते हो बड़ी तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी, आप अच्छी बात करते हो, लेकिन पढ़े नहीं था फिर भी वही गड़बड़ करते हैं। आप इतने बौखला क्यों रहे? लेकिन मैं तो तारीफ कर रहा हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है, बीजेपी के प्रवक्ता जाके नहीं करते, और उसका जितना राजनीतिकरण किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि आरएसएस की प्रेरणा से आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमें इस बात पर आपत्ति थी। मुद्दे पर आते हैं आज के। तो आपको लग रहा है फिल्म भी इन्होंने ही बनवा दी? देखिए, किसका कहां क्या रोल है वो पूरा देश देख रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन और आरबीआई और कल तो जो तमाम संस्थाएं और बची हैं वो भी अब लाइन में आ गए हैं, रेजिग्नेशन शुरू हो गए, आंकड़े तक रिलीज नहीं करने दे रहे हो, तो कौन फिल्म बनवा सकता है? ये देश की जनता समझ सकती है। वैसे मुद्दे की बात ये है, कांग्रेस की आज उखड़नी चाहिए। फिर वही बात, पिछले बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी, दीपक जी, मैं 4 साल से बजट आपके साथ कर रहा हूं। 4 साल पहले रेलवे बजट पर हम एक रेलवे स्टेशन 10 साल का बजट याद होगा। मुझे केवल ये बता दीजिए कि पिछले बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई थी। क्या वित्त मंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे हमने क्या क्या पूरा कर दिया? सरकार ने भी लोकसभा क्या स्मार्ट सिटी के लिए मात्र 2% पैसा रिलीज नहीं हुआ? नमामि गंगे का जिक्र तक नहीं हुआ। मोदी जी कहते थे हर हर मोदी, और क्या वो जो आया करे जुमले, भाई बजट में भी जिक्र था, क्या बात कर रहे हो? नहीं, सुनते लेते सुनते नहीं हो आप। मुझे लगता है कि आज का बजट पूरी तरह से 2.5 लाख से 5 लाख कर पूरे बजट को आप दिशा मोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। किसानों के लिए आपने बात की। आज मुझे बताइए, नवीन जी बैठे हैं, काफी देर से मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, कि अगर 2 हेक्टेयर में एक खातेदार है तो उसको भी आप 2000 देंगे, और अगर 5 खातेदार 6 नहीं 2000 की किस्त जाएगी, की किस्त जाएगी। रॉबर्ट वड्रा साहब की 76 हेक्टेयर जमीन वापस ली है राजस्थान सरकार ने। 1 इंच जमीन का म्यूटेशन नहीं कर पाया, जगह वापस चली गई। देखिए आज का विषय क्या, लेकिन आप फिर वो नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि रॉबर्ट वाड्रा जी उनको 2000 रुपए नहीं मिले। मुझे बताइए, मजाक में पूछ रहा हूं कि आपको लग रहा है रॉबर्ट वाड्रा को बजट में एलोकेशन मिल गया है? नहीं, उसका नाम ही क्यों आ रहा है? रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए दीपक जी, कांग्रेस की केवल वोट मांगने के लिए आप किसी का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी देश के बजट के इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए, केवल ये बता दीजिए रॉबर्ट वाड्रा के लिए राहुल गांधी जी का जो डीएनए है, संस्कारी डीएनए, राजीव गांधी से मैच वही चीजें आज बजट में बोल सकते हैं। वरना ऐसी बात नहीं करते। यूबीआई पर 4 बार सवाल पूछा, उस पर उत्तर नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए कमीशन बैठाया तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। जमानत के लिए हिम्मत नहीं है आपके अंदर, सार्वजनिक कीजिए, लेकिन कहीं पर नहीं है। केस एफआईआर नहीं होगा, ईडी के साथ। मैं समझता हूं न्यायालय का सम्मान करना, जमानत लेना उनका अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तड़ीपार होना दिक्कत है। अरे की बात पर आते हैं, लाखों हजारों करोड़ लूट के दीपक जी, आज फिजिकल डेफिसिट इनसे राजकोषीय घाटा अभी भी काबू नहीं हो रहा है। 2.5 से 5 लाख जब लिमिट करेंगे तो राजकोषीय घाटा कहां से जाएगा और कैसे होगा नहीं पता है। किसान अगर इतना अच्छा अपने 5 साल काम किया था जिसकी आप बात कर रहे हैं, 25 आंदोलन हुए 1 साल के अंदर, और किसान पैदल चलते महाराष्ट्र से और दिल्ली तक पहुंचा है। तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मिनिमम सपोर्ट हमारे 6% हकीकत है। जो किसानों की आपने कर्ज माफी की है वो किस तरह गर्त में डूबते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कर्ज माफी 150, 250, 300, 3000, 5000, 10,000 की मिली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से ये रिपोर्ट आ रही है। हम इस पर बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे, क्योंकि किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लेना है एक ब्रेक, और ब्रेक से पहले देख लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस। पावर्ड बाय कोई भी